ये बातचीत शुरू करने से पहले एक वार्निंग है। इस बातचीत में जो भी होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। और जो लोग नौकरी में अच्छी जगह बैठे हैं वो हमारी बात को बिल्कुल सीरियसली ना लें। इसके रेपरकशंस की गारंटी हमारी नहीं है, राइट? And Shada, we are finally doing Azad Parinde after 2.5 years. You have to give me credit for. So I started with that. So इस सेशन का नाम और इस सेशन में जो कुछ भी बात होगी उस सबके पीछे शारदा उगरा है। तो हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तो अभी इनका एक बड़ा इलस्ट्रस इंट्रोडक्शन दिया किरूबा ने, पर उससे बड़ा एक और कहानी है। मुकेश जी आप बिल्कुल मत सुनना। Sharda said last time when she came here, so we have all grown up literally reading her in India Today and then at ESPN Cricinfo. Everybody who follows cricket knows that. But उसके बाद जिस तरह से अब ये विराट कोहली स्टाइल में लिखने लगी, उससे ESPN गायब हो गया और उसके बाद शारदा उगरा came into her own and we have seen the articles. I don't think anybody dared to say anything against Mr. Kohli or Mr. Shah other than Sharda. She was the first one to start. So किस तरीके से आप अपनी पीक पे होते हैं? आप इंडिया टुडे में स्पोर्ट्स एडिटर रहते हैं, आप ESPN क्रिकेट इन्फो चलाते हैं और उसके बाद आप ये कॉल लेते हैं। तो दूसरे हैं ताऊ, ये इकलौते केस हैं जिन्होंने पहले से तारीख डिसाइड करी थी, मैं इस तारीख को आज़ाद होऊंगा। ये कमाल कम ही लोग कर पाते हैं। तो आज़ादी के दिन मैंने एक ट्वीट लिखा, खुद को तंत्र से स्वतंत्र किया जाए, तो इन्होंने मैसेज किया कि हो गया है। सो दैट वाज ताऊज वे ऑफ अनाउंसिंग दैट ही हैज मूव्ड आउट. And again, a guy at the pinnacle of his career, he was the head of all things digital. और ये मेरे victim है। ये आदमी बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। He was selling books which had authors like मनमोहन सिंह, शशि थरूर, जयराम रमेश। ऑक्सफोर्ड प्रेस में दुनिया के लिए किताबें बेचते थे। हाँ? सर, मैं नहीं सुना, मैं सुना ही नहीं। सर, पार्टी आपने पर सर उसके लिए एक और सुनिए, आदमी मन से बिल्कुल संगी है। वो धन के लिए किताब में था, फिर छोड़ दिया आइडियोलॉजी के लिए। बट देन ही इज माय रियल टाइम विक्टिम अदर देन अकील खान। दीज आर टू पीपल हु वर डूइंग वेरी गुड इन देयर करियर्स, दे मेट मी एंड दे लॉस्ट देयर जॉब्स। सो आगे इज ए स्टैट्यूटरी वार्निंग, कोई आदमी इस कॉन्वर्सेशन को सीरियसली मत लेना। But now on a sober note, and let me tell you, I'm the veteran of leaving it all. It's been 14 years unemployed and still surviving, so there is still some hope. But Sharda, I'll start with you. You know, what is it that triggers that I'm going to call it a day, you know, in an Adam Gilchrist kind of style? I'm at the peak of my career, I'm getting everything right, and then I take this step. The step was actually, Avinash, hello everybody, I hope all of you are listening. The step was actually taken by the organization. क्योंकि मुझे पता चला when I was on Cricinfo कि जो उसका nature है, it's a great organization to work in, बहुत अच्छे staff, office जाने में मज़ा आता था, which in other offices there's a lot of pressure, but Cricinfo, ESPN India, which I worked for, was very good. Then I found out कि ESPN Cricinfo का their whole style of how they are, what they're writing, how they're publishing, it was changing. I was not offering anything new. जो अगर आप टूर करें तो अगर आपके यू डोंट हैव एक्सेस टू क्रिकेटर्स, आपके पास जैसे विमल कहते थे यू डोंट गेट द काइंड ऑफ स्टोरीज यू कुड इन द पास्ट. सो आई न्यू समथिंग वाज चेंजिंग एंड कोविड के दौरान मुझे पता चला कि आई न्यू इट वाज कमिंग. आई गॉट व्हाट दे कॉल गोल्डन हैंडशेक, जिसको कहते हैं द ऑफिस सेज दैट वी विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ योर सैलरी एंड वी विल सेंड यू ऑन योर वे. आई हैड वर्क फॉर 10 years in ESPN Cricinfo and ESPN India, and I got a very good golden handshake. And जो अच्छी बात हुई थी कि there was no office to go to, कोई था नहीं तो कोई रोने वाले जो farewell and all, nothing. I had to go give my computer and come back. So that's what led me, and I kept thinking अच्छा क्या होगा, but then I found that अगर organization is not on your neck breathing down, I'd written some stories. BCCI का जो CEO था उसके against case चला था about harassment of a junior employee. And they said, but why do you want to write it? And there was sort of push and pull. Then now you can write whatever you want. You can say whatever you want. So मैंने आज़ाद परिंदा कहा that I had two sides. When I left the organization, I left being employed, working. मेरे दो sides. एक तो आज़ाद परिंदा है, the other one is पागल कुत्ता. You can say whatever you want. You can bite whoever you want. कोई फर्क नहीं पड़ता. So I am those two people at this point. I still love cricket, but yeah. No,
but still it remains, you know, there is golden handshake. There are many people who are habitual golden handshakers, but they still hop on to the next one. So from India Today, there was ESPN, and from ESPN, it could have been anything else. There is so much boom. But what was it that, no, it is over, I'm going to do it my way? What I was very happy is एक दिन मैं उठी और मैंने देखा ना तो मुझे अपने फ़ोन को देखना चाहिए कि अच्छा ESPN is international organization, so you would get every day 500 emails. क्योंकि एक वीडियो वाला एक दूसरे वीडियो वाला को एक ईमेल भेज रहा है, लेकिन you are in some chain and तो आपको मिल, you are in that designation, so you will get that email. I woke up one day and I didn't have to look at my phone. I didn't have to check email. I could leave my phone in another room and it didn't matter. I could live without that. I said, "Bas, this is very good." And someone had a conversation and said, "नहीं, why don't you work for us?" I got a couple of offers. I said, नहीं करना मुझे काम. मुझे नहीं चाहिए ये 50, 100, 200 emails नहीं चाहिए. किसी को जवाब दे, वो जो है जवाबदेही नहीं है. You don't care. You don't have to answer to anybody. So the pagal kutta was stronger than the employee, loyal employee, good employee. I was a loyal and a good employee, that I will say. But uske literally when I got up, I said no emails, nonsense wale emails. कि अगर आपको this is secret and cannot go out of this room, etc., etc., cannot be taken seriously. Don't believe us. To get permission to do X in ESPN because it's an international organization, literally आपको कुछ change करना होता था. 11 emails were sent. 11. And no more of that. And senior jab hota hai, then you get a little bit more, you have to pay attention to more things and all. I can see everyone smiling. So yeah, email kam ho gaye, phone pe dependency khatam ho gayi. That was just the most freeing thing for me. ताऊ ये तारीख की क्या दास्तान है? मतलब इतना प्लान एग्जिट बहुत कम होते, या तो अंग्रेज प्लान करके गए या आपने किया. नहीं, एक तो आदमी कभी रैंडम होता नहीं है. इफ यू आर आस्क्ड टू चूज अ नंबर, यू विल मोस्ट लाइकली चूज 5, 7. तो ये हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं 50 को हो जाऊंगा तो उसके बाद काम नहीं करूंगा. ठीक है. हाँ, अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन ईयर था. देन हाउ डू यू लीव इन एन इलेक्शन ईयर? 2024 में पॉसिबल नहीं था वो, 2023 में. तो मैंने कहा ठीक है, इलेक्शन निपटा देंगे. तो मैंने तभी बता दिया था अच्छा कि टाइम तो हो गया मेरा जाने का, पर कुछ काम बचा हुआ है, तो उसके लिए मैं रुका हुआ हूँ. और इलेक्शन जून में हो गया. उसके बाद लगा कि अब किस दिन किया जाए. सरकार वरकार बन गई, तो हमने कहा कि 15 अगस्त एक अच्छा दिन है, उस दिन देश आज़ाद हुआ था, तो उसी दिन करते हैं. तो चूंकि इसमें बहुत स्मूथली हुआ, बिकॉज माई बॉस न्यू अ ईयर इन एडवांस. सर, आज़ादी की पहली सुबह कैसी थी? जैसे उन्होंने बताया ना 200 मील, क्योंकि Same. आप भी एक संस्था हेड कर रहे थे. सेम, कुछ नहीं फर्क पड़ता है. But what's the realization like? Because still one day back you are very वो रात important में person. मैंने मिडनाइट में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टाइप का अपने आप को बोला, पर ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, तो वो सुबह जिसकी प्रॉमिस होती है वो आता नहीं है. सुबह सेम था, मेरी रातें वैसी थीं. आदत जो 30 साल में लग जाती है कि आप देर रात को सोने जाते हैं, आप देर रात को सोने जाते हैं. मेरा स्क्रीन टाइम एक्चुअली बढ़ गया, क्योंकि ऑफिस में तो मीटिंग्स भी होती हैं, व्हेन यू हैव टू प्रिटेंड टू बी लुकिंग एट समबडी. अब मेरे पास फुल टाइम था, या तो मैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे या बड़े स्क्रीन पे कुछ देख रहा होता था. आज़ादी मेरे लिए उस तरह से नहीं आई जैसे कि, मतलब आज़ादी मेरे लिए उसी तरह से आई जैसे इस देश के लिए आई थी. कि हम आज़ाद हुए हैं 77 साल पहले, पर हुए हैं या नहीं इसका कोई एहसास नहीं है. तो मैं 15 अगस्त 2024 को आज़ाद तो हो गया, पर कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ. सरकार वही थी मेरे घर में, तो अपन खुश थे. और मैं पहला आदमी हूं जो कि अनरिटायर कर लिया जिसने अपने आप को. मैं रिटायरमेंट के ठीक बात, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बता देता हूँ कि मैंने मेरा जो पुराना दफ्तर था उस जाना नहीं छोड़ा. चूंकि मैं एक पॉडकास्ट करता था, तो हफ्ते में एक दिन जाता था, तो सबसे मिलता था, सब मुझसे मिलते थे. मैंने सबके साथ काम किया हुआ, तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी, पूरा दिन बीत जाता था उसमें. फिर उन्होंने कहा जब आप आते ही हैं तो एक आज तक का एक शो है, उसमें कुछ नहीं करना, जज बन जाना है आपको. तो मैंने कहा ठीक है, हमारा भी तो, हमारे पास वक्त ही वक्त है,
बताओ See, क्या he was करना। valuable to the organization. हाँ। That's not the case of तो me. मैं जाके उस वो भी कर लेता था, फिर अपने घर जाता था। तो 6-7 महीने के बाद, लेकिन सबने ये नोटिस किया, जो भी मुझे देखता था कहता था आपके चेहरे पे ना एक चमक है, आप बहुत खिल रहे हो आजकल, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर, आपके ना लगातार एक स्माइल रहती है। वो सच था, वो खुशी किसी से देखी नहीं गई। तो उन्होंने ही कहा कि जब आते ही हो, सब कुछ करते ही हो, तो थोड़े पैसे ले लिया करो। हमने कहा नहीं, उसका मतलब होता है कि वापस। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यही करो। तो हमने कहा ठीक है। तो हम कभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे। मेरी कहानी, मेरे रिटायरमेंट की कहानी, मेरी आज़ादी की कहानी हिंदुस्तान की आज़ादी की तरह है। बहुत खूब। नवीन सर, मुझे याद है मैं कुछ महीने पहले आपके पुराने दफ्तर से मैंने आपको एक वीडियो कॉल किया था, तो आपके कई विचार भी आए। ये कब डिसाइड किया आप छोड़ देना है? मेरे साथ थोड़ा सा जैसा शारदा के साथ हुआ, कुछ उसके आसपास का ही ऐसा मिक्स, नॉट एग्जैक्टली इन दैट वे। मैं ओयूपी में साउथ एशिया हेड कर रहा था मार्केटिंग, और बीच में कोरोना के टाइम में दे डिसाइडेड कि प्रिंट का बिजनेस नहीं चल रहा, सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटल। और उसके बाद इंडिया का बिजनेस शट डाउन, उन्होंने एकेडमिक का बिजनेस शट डाउन किया। लेकिन मुझे कुछ समय पहले से आइडिया था कि दिस इज गोइंग टू हैपन, तो मैंने अपनी टीम को और अपने आप को उसके से प्रिपेयर कर लिया था कि शायद हम बच जाएं, और वो हुआ। सोशल साइंस, लॉ और साइकोलॉजी के लिए मुझे ग्लोबल टीम में दे दिया गया और मुझे ग्लोबल हेड बना दिया गया वहाँ पे। तो मुझे लगा कि ठीक है, करियर में जो आपको चाहिए ये मिल रहा है, अब आप साउथ एशिया हेड से ग्लोबल उसमें जा रहे हैं, पूरा एक डिवीज़न हेड कर रहे हैं। पर हुआ ये कि यहाँ पर जो मेरी जॉब ग्रेड थी वो थी 7, और इंडिया में जो टॉप ग्रेड थी दैट वाज 8। तो मैं सेकंड नंबर पे था, और मेरे जैसे 2-3 ही लोग और इंडिया में थे, और यहाँ मैं राजा था। मुझे जो करना है वो मुझे करना है, ऑक्सफोर्ड ऑफिस माने चाहे ना माने, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पहले तो यहीं बिठाया गया कि नहीं आप यहीं से रहेंगे, क्योंकि उनको वो जो आपने एक आपकी इंट्रोडक्शन में था कि इंक्लूसिवनेस की बात हुई थी, तो एक ब्राउन भी चाहिए था उनको। वो टिक हो गया कि एक ब्राउन को हमने कि हमने एक ब्राउन को, और हमने इंडिया में भी एक पावर सेंटर बना दिया है, ऐसा करके मैं यहाँ पर हो गया। लेकिन वहाँ पर मेरी हालत जो है, अब वहाँ पे जो टॉप ग्रेड है दैट इज़ 12, मैं 7 पे ही हूँ। अब वहाँ पे मेरे जैसे 70 और 7 ग्रेड के लोग हैं। तो ये जो मेरी फाइट यहाँ थी कि मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, फाइट वहाँ ख़त्म हो गई। मतलब जो राजस्थान के लोग हैं ये ना ऐसा समझ सकते हैं कि मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री की सिचुएशन में था, जैसा राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी हैं। तो मेरी हालत एक्चुअली उस तरह की हो चुकी थी वहाँ पर, और फिर लगा कि ऐसा मुख्यमंत्री क्यों ही बन के रहना है। और एक दिन क्या हुआ, अविनाश जी के साथ मुलाकात हुई, तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे, मुकेश जी सामने बैठे हैं भास्कर के, तो इनसे मुलाकात करने का टाइम मांगा गया कि भाई मिलते हैं। ये हम लोग, मैं, कमलेश सर और मुकेश जी साथ काम कर चुके हैं पहले, तो ये था कि मिलने आते हैं। तो कमलेश जी ने कहा अभी तो मेरी ना मीटिंग है, एक काम करते हैं 5 बजे मिलते हैं हम लोग। फिर हमने एक और ऐसे ही मित्र को फ़ोन किया, वो भी कहीं व्यस्त थे, कि भाई एक मीटिंग है, कल मिलें क्या अपन। और एक और अविनाश जी के मित्र हैं श्रीपाल जी, वो भी बेरोजगार हैं। श्रीपाल जी अपने घर पे थे, उनको फ़ोन किया, श्रीपाल जी क्या हम मिलने आए? तो श्रीपाल जी ने कहा आ जाओ तुरंत। और हम उनसे मिल के गए, मिलने के बाद इनके पास गए, तो अविनाश जी ने रास्ते में मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया। समय किसके पास था? आपके, मेरे और श्रीपाल जी के पास। ये लोग ये अपने दोस्त से मिलने का समय नहीं निकाल सकते जब तक इनकी मीटिंग खत्म नहीं होती। मैंने कहा बस अविनाश जी, आज मुझे वो गीता का ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो आज आपने मुझे दिया है, और यहाँ से जो है हम आज़ाद परिंदे हो जाएंगे। तो ये आज़ाद परिंदे की कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। सुन के कईयों के चेहरे पे स्माइल आई, मुस्कुराहट आई, बट ये सुनना बहुत सरल है। आज़ाद परिंदे का एक ही बड़ा गंदा पेच होता है, वो होता है कि हम लोग स्लेव ऑफ 29 हो चुके हैं। यानी 29 तारीख को एक बहुत बढ़िया SMS आता है, XXS हैज़ बीन क्रेडिटेड टू YYY 1234 अकाउंट, और वहाँ आते ही मामला ख़त्म। और अब मैं रिवर्स में वापस जाऊँगा, क्योंकि नवीन जी और मैंने ये तो कर लिया, और मैंने जैसे कहा मैं उस वक्त तक 12 साल निकाल चुका था, तो मुझे आदत थी कि कैसे डील करते हैं। नवीन जी नए नए आए, तो बीच में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो एक व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल आता है, यार एक अच्छी जॉब निकली है लिंक्डइन पे, क्या किया जाए। नवीन जी वो क्या किस्सा है, वो फिर बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से पकड़ के लाना। एक ये शेयर करिए, फिर मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि शारदा ने मुझे सुबह एक एडवाइस दी थी। अच्छा, एक आदत हमारी हुई कि ये जो दोस्तों से मुलाकात होती है, ये मुलाकात फ्रीली अब हो पा रही है। दूसरा जो एक दुख प्रोफेशनल लाइफ में होता है जब आप ग्रो करते हैं, वो ये होता है कि आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ता है। वो टाइम जब उनको आपकी ज़रूरत है, आप उस टाइम उनके साथ नहीं हो पाते हैं।
और इस टाइम ने, जिस समय हम जॉब नहीं कर रहे थे, उस टाइम ने ये मुझे मौका दिया कि मैं वो टाइम दे सकूं, मैं अपने होम टाउन बिहार जा सकूं। मेरे पेरेंट्स जयपुर बिहार जहाँ भी जाते हैं तो मैं एक साल जहाँ वो जाते थे मैं उनके पीछे पीछे घूमता हुआ चला जाता था। तो वो एक फीलिंग ऐसी आई कि उनको जब ज़रूरत है, मैं देश के किसी कोने में हूँ, मैं 2.5-3 घंटे में उनके पास पहुँच सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से सबसे पहला एक मोमेंट था जो कि बार बार लगता था कि अगर मैं जॉब ज्वाइन करूँ। बहुत रिसेंट की बात है, एक नोएडा के फिर जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में मुझे एडवर्टाइजिंग और पीआर के लिए उन्होंने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेस पे ऑफर किया कि आप हमारे यहाँ डीन बन जाइए, पीएचडी करनी पड़ेगी। मैंने कहा कर लूँगा मैं, और ऑलमोस्ट मेरे को लगा कि मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं जब गेस्ट लेक्चर्स लेता हूँ मुझे मज़ा आता है। आखिरी में मैंने पूछा कि वर्क टाइमिंग क्या है, उन्होंने कहा 9:30 to 5। उसके बाद मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो ये, लेकिन मुझे एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, अविनाश जी ने बहुत पहले रिस्क लिया था, मुझे एक चीज़ समझ में आई, ईदर इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर टेक दिस रिस्क, या फिर आप 15-20 साल के बाद। क्योंकि एक जो दिक्कत आई थी, विमल जैसे पहले एक सेशन में बात कर रहे थे, ईएमआई और सबके प्रेशर में हम लोग फंसते हैं। मुझे लगता है कि ये जब सोचना है, जब कमलेश सर भी मूव किए थे तो मैंने इनसे बात की थी कि सर कैसे प्लान किया। मुझे लगता है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि इस समय मैं जॉब छोड़ूंगा, तो आपको वो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि साहब पैसा तो चाहिए, आपको घर चलाना पड़ेगा, और ये जो एज है, इस एज में हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। तो वो प्लानिंग जरूर थी। जॉब छोड़ने से 4 महीने पहले मेरी सारी ईएमआई ख़त्म हो चुकी थी, और ये भी पता था कि नहीं, BMW में नहीं चलेंगे तो भी काम चलेगा, एक गाड़ी जिसमें एसी चलता हो, सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें हो, उससे काम चल सकता है। तो वो खर्चे कंट्रोल करने हैं, एट द सेम टाइम आपके पास 2 से 3 साल का बफर होना चाहिए। तो 2-3 साल का बफर रहा, उसने मुझे हेल्प किया। और एक स्ट्रेंथ जो समझ में आई, जो स्ट्रेंथ भी इन्होंने ही मुझे याद दिलाई। उस समय ये मेरे जामवंत थे, मैं हनुमान था, कि देखो पूछ में आग नहीं लगी अभी तक मेरे, लेकिन इन्होंने ही याद दिलाया कि हिंदी कंटेंट को समझने वाला आदमी जो मार्केटिंग को इतना समझता हो, वो नहीं है। तो आपने इंग्लिश की दुनिया में काम किया है, बट यू अंडरस्टैंड हिंदी कंटेंट वेरी वेल, हिंदी मार्केट वेरी वेल, और मार्केट को आप समझते हो, तो क्या इसका एक कॉम्बो बन सकता है। तो अब जो मेरा काम है वो यही है, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, कुछ मीडिया हाउसेस के लिए मैं कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह शूट करता हूँ। तो कंटेंट को मैं मार्केट करते हुए, और इसके साथ जो है मेरा सेविंग से पैसा नहीं निकालना पड़ता, बस मैं इसमें खुश हूँ। और मम्मी पापा वापस गलत रास्ते मत जाना। ताऊ एक और चीज़, जैसे इन्होंने बताया, शारदा बोलती है, जब आप ये आज़ादी पा लेते हैं तो क्या आप अपने ट्रू सेल्फ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बी इट इन योर कमेंट, डू यू रियली बिकम फियरलेस एंड यू आर स्टिल एबल टू सर्वाइव? बिकॉज हर बार होता है, पत्रकारों का एक बड़ा संकट होता है, यार वजूद खत्म हो जाएगा, हम ब्रांड को अपने से बहुत बड़ा मान लेते हैं। इन योर केस फ्रॉम आज़ाद परिंदा आप वापस आए, पर अपनी शर्तों पे एंड ऑन योर ओन टर्म्स। व्हाट इज दैट डिफरेंस लाइक? देखिए, ये इसमें बहुत, चूंकि आजकल मीडिया का मौसम रहता है, उसमें हम बताते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं फील कर रही है। एक्चुअली ये आता अंदर से है। इट्स अबाउट हाउ फ्री और इंडिपेंडेंट यू फील। अपनी बात कहने के लिए के बहुत तरीके हैं, आदमी कहते रहते हैं। मुझे ये नहीं लगा कि मैं कोई अब ज़्यादा आज़ाद हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ इतना था कि काम नहीं करने का मन था। मैं ऐसा कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। मैंने भी जब नौकरी शुरू की थी तो मैंने एक बार सुना था कहीं पे कि 1 करोड़ रुपया भी होता है। तो मैंने कहा 1 करोड़ जिस दिन हो गए, लात मारता हूं मैं इसी नौकरी पे। और हो गए एक दिन। तब तक महंगाई बढ़ चुकी थी। हमने कहा 1 नहीं 2, और 2 के बाद हो गया 3, फिर वो टारगेट हो गया 4, फिर लगा यार अपन कुछ भी कर लें, एंटीलिया में तो घर नहीं बना सकते। तो कहां तक, व्हाट इज दैट लिमिट वेयर यू से कि नो, नाउ इट इज इनफ टू लिव। तो मैंने एक अपने एडवाइजर को पूछा, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उसने कहा कि अब आप सेटल हो चुके हो। ये मैं मतलब सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं था। मैंने उसे पूछा कि मेरा ये परिवार है, एग्जैक्टली बताओ क्या मैं जिंदा रह सकता हूं और मेरे बाद ये लोग भी रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने एक पोस्ट भी किया था कि ये होता है, आदमी एक पहाड़ को देखता है। जब मैं एकदम छोटा जर्नलिस्ट था तो एक पहाड़ था मेरे सामने,
और मैंने चोटी नीचे से दिखती है, ये खूबसूरती है चोटी की, चोटी सबको दिखती है। तो चोटी देख के मैंने सोचा कि एक दिन वहां चढ़ जाऊंगा, और चढ़ने के बाद उतर ही नहीं रहा था मैं। दैट्स नॉट हाउ यू डू माउंटेनियरिंग। यू हैव टू come down one day to the warmth of your own people, among your own people. It's lonely, cold, and all you get is bad Maggie. But nobody wants to come down because they want to hold on to that achievement कि अब तो मैं टॉप पे हूँ। मैं 10-15 साल 20 साल से लगभग ऐसे ही चढ़ता जा रहा था। So there is a day that you must come down and look at the top from the bottom. And congratulate yourself, you have done this. ऑफर क्या होता है कि अब इस टॉप से आपको फ्लाई कर देंगे दूसरे टॉप पे ही। Nobody gives you an opportunity to go down and climb again. And the age is not with you. तो इतना था कि चलो हो गया है। अब मैं जहां हूं वो टॉप नहीं है, बॉटम भी नहीं है। But that's the best of yourself. But that is the best of yourself, that where you are at the best and you do what you like. Yes, you feel a little more creative and you feel more freer to express yourself. क्योंकि आपके डिसीजन से किसी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। Fair enough. आपका डिसीजन किसी को एनरिच कर सकता है या कोई उसको रिजेक्ट कर सकता है। Sharda, one last thing before we conclude. Your point I think Naveen ji and Tao both made. But the whole question of relevance, because in that whole space, because there are new people who are coming up, everybody in the room is a broadcaster. They challenge us, they know more things than us. How do you beat that fear of that I'll be still relevant and I'll make it myself? I think, first of all, I'm a very lazy person. So if I did not have a deadline to do writing and whatever, I would not do it. I would do. So when I was working on the top. But now that I'm not working, I could be very lazy and not do anything. But because I love, like you said, love the profession, because I love sports so much, and you get to see it and watch it, I still believe what I bring to my writing is something that you may not find. It sounds a bit arrogant to say so, we don't, but that you're able to bring freshness, optimism, little bit of clarity, little bit of open speaking, basically. So sports journalism has also changed over the years, and I'm happy to see that it's at a stage where even younger reporters are having all these conversations about all the issues that I feel we need to talk about. And some organizations allow you to do that kind of writing. And relevance now is just because there is so much information that is available. There is so much coming at you in clips and Insta and all kinds of other things, that everything seemed very confusing. It seems too overwhelming. There's too much. So you need a certain clarity to be able to say, this is bullshit. We really don't need to host an Olympic Games. You need to, and I think I can say it with a confidence to back it up with things, because I've seen how parties of all kinds and governments, how they treat sports. So when that conversations happen, you can have that. I think that clarity, because you have worked for so many years, you can look at it and say, and so the reason everyone says that, because I worked so long in sports when there were no women when I started, and that's particularly cricket, which is such a big thing in India. I said, when someone says something, I have the confidence to say, you are talking shit, shut up, I know what I'm saying. And they can't say, no, you don't know. So because I've been here before you. So thoda sa arrogance bhi hai, but I think you need that to be able to say, please bakwas mat karo, just because you have 83 million followers doesn't mean you're right, that way. Fair enough, and I see now that we have the next speaker already in the house, so I'll leave it open. If there are any questions, of still somebody who wants to be adventurous, we are happy to take a couple of them before Kiruba says get out. Offline, yeah. Hi, I am Azad. आप सभी बहुत जुनूनी लोग हैं। आप लोगों ने अपने जीवन में हर कार्य बहुत जुनून से किया है। इससे पहले जिन प्रोफेशंस में और जिस फील्ड में आप रहे या जिस तरीके से आप करना चाह रहे थे, वो भी आपने उतने जुनून से किया। अभी भी आप उतनी जुनून से कर रहे हैं। आपके जुनून में कहीं पे भी कोई कमी नहीं रही। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ये जो बदलाव है, क्या ये सिर्फ जुनून का बदलाव है, या फिर आपकी पसंद नापसंद का है, या फिर तीसरा ये कि आपको ये लगता है कि जहाँ पहले आप थे, जो पहले आप जिस तरह से कार्य कर रहे थे, उसके लिए आप नहीं बने थे और आप यही करना चाहते हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या भविष्य में भी दोबारा इस तरह का कोई बदलाव देखा जा सकता है आप सब विचारों के बीच में?
कोशिश करता हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं, जुनून भी है और पसंद की भी बात है। जो आपने कहा बदलाव जो मुझे आज पसंद है, कई बार हमें पता नहीं होता हमें क्या पसंद है, ये टाइम चेंज होता गया। जब मैंने एमबीए किया था तो मुझे लगता था कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करूं जहां सोशल काम भी हो और पैसा भी मिले। दैट्स व्हाई आई चोज मीडिया। तो मीडिया में मैंने काम किया, फिर एक टाइम के बाद मुझे लगा टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, मैं एडटेक में चला गया। और फिर किताबों से प्रेम था, किताबों में आ गया। तो ये चेंज होता गया। बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे बात करना या वीडियो कंटेंट या कंटेंट क्रिएट करना ये पसंद आता है। पॉलिटिक्स की बात हुई, उसके बारे में आपकी मेरी काफ़ी बात हुई है। तो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना भी थोड़ा सा मुझे आता है। तो एक ये था कि पसंद जो है, क्या मैं इसको और एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और अभी जो मैं नई चीज़ें कर रहा हूँ, मैं उसके टॉप पे नहीं पहुँचा। अभी ये मुझे मज़ा आ रहा है, मैं अभी भी इसमें बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरे लिए नया है जो सर ने कहा कि एक बार बॉटम पे आ गए ना, फिर से चढ़ने की तैयारी चल रही है। तो अभी चढ़ने की तैयारी शुरू हुई है, चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं कहाँ जाएंगे। हो सकता है यही चलता रहे और हो सकता है कि फिर एक नई चीज़ आएगी। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कि 60 साल की उम्र में भी अगर मुझे कुछ नया करना होगा, मैं ज़रूर उसको एक्सपेरिमेंट करूँगा। Raj has a question. That's going to be damn risky. जब तक जयराज सवाल पूछे तब तक मैं बस एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। कल परसों मैं और अकील बात कर रहे थे, तो हम दोनों की बात ये हो रही थी कि अविनाश जी से मिलने से पहले आप क्या करते थे। मैंने कहा मैं ओयूपी का मार्केटिंग हेड था। पूछा आप क्या करते थे, तो मैं आरएएस था। No, my question to the two wonderful journalists, Kamlesh is has been my editor twice, but you see that you've had two successful long careers and you could call it quits when you wanted to, but there are many journalists now who no longer can have those 3 decades of careers ahead of them, and they're being cut short because of technology, opportunities, various reasons. What advice would you give to journalism students? Because now there's a question of having to reinvent yourself constantly, relearning the craft, and the whole idea of speaking to power, all these things are being challenged. So what would be your advice? So thanks for that question. I mean, I really worry about what young journalists are doing, how they handle, how they manage. I think the bottom line I always tell someone who asks me this question is make sure you have a very good health insurance policy to start with. Starting point, just make sure that. And then wherever you're working, everyone's talking about the importance of having a financial base with which to take that jump. You need to have that financial base planner, whatever. The advantage of being in this generation is there is a great flexibility, there is a great, you have the capacity to adapt. And I'm wondering whether I would have managed that if I was in my 20s right now. But young people are so good at working with technology, with video, with editing, with podcast, and being journalists in outside one medium, just print, which is the medium that I work in, and being able to do all those things. And you find some people are able to tell remarkable stories in their own way, like the YouTube people. Whoever runs a YouTube channel knows that there's a way to monetize it. And they need to work out how they can do that. It's very tough, but there is popularity. I mean, just today Avinash was telling me a story about a YouTuber from Jaipur who has 4 lakh, how many followers does he have? He's got over 1.8 million. 1.8 million people. So you've got that sort of freedom to do that. But start with life insurance policy, for sure. Because if you love journalism, you'll not be able to let go of it. So you have to find a way that will work for you. Fantastic. Very well said, Shahjahan. Thank you so much. Before that, बहुत सारे लोग चूंकि आज़ादी को बहुत ग्लैमराइज करते हैं, एक बार खुद पूछना चाहिए कि क्यों, Why? तो एक मैं मिर्ज़ा गालिब से माफ़ी मांगते हुए कि क़ैदे हयात तो बंदे गम, काम कर दीजिए उसको, क़ैदे हयात बंदो काम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी काम से निजात पाए क्यों? Why? On that beautiful note, thank you so much to all the panelists. I want to invite